नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का लास्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम लोग विविध प्रश्नावली। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। तो इस वीडियो के बाद यानी कल से आप लोगों को हम लोग कराएंगे क्या, एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, न्यू चैप्टर ही होगा, टाइम एंड वर्क का करा देंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आज हमारा लास्ट वीडियो है और इसमें जितना भी होंगे मिक्सअप क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने बताया था। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने रखा होगा। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो था आय और व्यय पे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा लास्ट होना है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 में दे रखा है, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, ये हमारा है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली बोलिए या फिर विविध प्रश्न बोलिए। ठीक है, विविध प्रश्न बोलिए, विविध प्रश्न। इन मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चन है सो इसमें हम लोग करेंगे। फर्स्ट में है दो संख्याओं का अनुपात 1:5 में दे रखा है। 1:5 में दे रखा है दो संख्या। ये आपका फर्स्ट संख्या होगा, दूसरा वाला आपका सेकंड संख्या मान लेते हैं। ऐसा 1:5 में दे रखा है। उनका गुणनफल जो है 320 है। गुणनफल का जैसे ही कहा गुणनफल, तो इसमें आपका x ऐड हो जाएगा, यहाँ भी x ऐड होगा। तो 1 में गुना कीजिएगा x से, तो सीधा सीधे क्या होगा, ये आपका x ही कह देता हूँ मैं कि x है। दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो x गुना 5x, और ये जो वैल्यू दे रखा है आपको, दे रखा है कितना, 320 के बराबर। 5 से ये जाएगा कितना बार में, 64 टाइम में। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64। मतलब क्या, x का मान कितना होगा, 8 64, x का मान हो गया 8। इतना क्लियर। अब आप इससे क्या करो, आप संख्या निकालो कि संख्या आपकी कौन कौन सी होगी। तो फर्स्ट संख्या जो होगा आपका, ठीक है, और सेकंड संख्या यहाँ पे मान लेते हैं, बड़े वाले को 5x मान लेते हैं हम ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, x ही ले लीजिए और 5x ले लीजिए। जब x का वैल्यू रखिएगा तो 8, यहाँ पे 5 गुना 8 हो जाएगा। ये गया आपका 8 का 8 ही रहेगा, जबकि ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है क्या, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है। वर्गों कहने का मतलब कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक संख्या आपका 40 का स्क्वायर करोगे, दूसरा संख्या आपका 8 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600। 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का डिफरेंस करना है आपको, घटाइएगा आएगा 1536। कितना हो गया, 1536। यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, 1536 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक पढ़िए, जितना भी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क के जितने सारे क्वेश्चन होंगे सबको सब हम कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। 8-10 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 वीक लगेगा, टाइम एंड वर्क के लिए हो जाएगा। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा यानी कि मून का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मून, यानी सिर्फ मून लिख देता हूँ मैं। डायमीटर ऑफ मून आप समझ जाइए कि मून का जो व्यास है अर्थ के व्यास से, यानी कि डायमीटर ऑफ अर्थ के व्यास के 1/4 है। इक्वल टू लगा दीजिए। अगर मून ऊपर है और अर्थ को नीचे लाइएगा तो अर्थ आपका नीचे, हालांकि अर्थ तो नीचे आएगा नहीं कभी। ठीक है, 1/4 का 1/4। ठीक है, ये आपका डायमीटर का निकल गया। अगर डायमीटर का निकला तो इसका पेरीमीटर का, रेडियस का सेम टू सेम रेशियो ही होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अगर मून का 1 है तो अर्थ का कितना हो जाएगा, 4। आप गौर फरमाओ कि अगर मून की बात की जाए तो मून भी एक तरह का गोला है और अर्थ भी एक तरह का गोला ही है, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि गोला है तो गोला का फॉर्मूला आपको पता है, स्फीयर टाइप का, 4/3 πr3। लेकिन 4/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और रेशियो में कांस्टेंट टर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि वो आपका लास्ट में कट ही जाता है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे तब उसमें हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। फिलहाल हम लोग सबको बारीकी से करते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका अर्थ, मून का रेडियस। ठीक है, पहले पूछा किसका है सो पहले पढ़ लीजिए। पृथ्वी का तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात, यानी पहले अर्थ है आपका, तो पहले पृथ्वी के लिए अर्थ लगा दीजिए ई, और यहाँ पे लगा दीजिए आप अनुपात मून का रेडियस। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम टू सेम यही रेशियो में होगा। अर्थ का 4 है तो 4, और मून का 1 है तो 1। ठीक है, आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखोगे तो दोनों का जो फॉर्मूला होता है 4/3 πr3 होता है, और यहाँ भी करोगे तो 4/3 पाई
कैपिटल आर का क्यू कर दोगे, ये तो दोनों आपका कट जाएगा ना, पाई से पाई सब के सब कट जाएंगे, तो सिर्फ आपको क्या बचेगा, रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा है उसका। तो रेडियस का कहने का मतलब यहाँ पे रेडियस का क्यू होगा, R3 है तो यहाँ भी क्यू कर लो, ये आपका हो जाएगा 64 अनुपात 1, यही इसका आंसर होगा। ईजी सा कॉन्सेप्ट था, आप चाहते थे यहीं पे कर देते पावर में 3 पावर में 3, लेकिन जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डीपली से इसके बारे में आपको हैबिचुअल हो जाएगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे इस बात को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन इसका मैच कर लीजिएगा, 64:1, ए नंबर ऑप्शन में रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, दे क्या रखा है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, इसका जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है आपको 6:7:8, कितना दे रखा है, 6:7:8 दे रखा है। पूछा क्या आपसे कि a प्लस बी का c, इसमें और कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 भी दे रखा है। ठीक है, c का मान बताना है, ऐसा आपसे पूछ दिया है, c का मान बताना है, इस वाले c का मान बताना है। गौर फरमाइए यहाँ पे इस वाले पार्ट में कि अगर सबको जोड़िएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक x लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका नंबर दे रखा है 14, जबकि ये आपका रेशियो में, तो सभी में क्या करते हैं हम लोग x ऐड कर लेते हैं। सबको जोड़िए रेशियो को, अगर इसका रेशियो का ये रहा, ये रहा और ये वाला पार्ट रहा, तो आप इसको चाहो तो a प्लस बी इक्वल टू 6x, b प्लस सी इक्वल टू 7x, c प्लस a इक्वल टू 8x करके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 भी मान सकते हो, और इक्वेशन 1, 2, 3 को जोड़िएगा तो फाइनली आपको यही आएगा कि इन टर्म को जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ये हो जाएगा, 2b भी होगा और 2c भी होगा, तो आप इसमें से 2 क्या करो, कॉमन निकाल लो। जबकि यहाँ पे क्या होगा, सबको जोड़ोगे तो 8, 6, 14, 14 और 7 21, 21x यहाँ पे होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। एक तो आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 14, तो इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पे प्लेस कर दो, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 14 इक्वल टू 21x, ये आपका जाएगा 2 सते 14, 3 सते 21, यानी कि x का अगर मान निकालते हो तो 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 4/3। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें चाहिए क्या, c का मान चाहिए। c का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा a प्लस बी घटाना पड़ेगा, क्योंकि c का मान चाहिए तो a प्लस बी यहाँ पे बेकार में आ रहा है, तो सब स्मॉल लेटर में लिख लीजिए, यहाँ पे a कर लीजिए, यहाँ पे b कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और कर लीजिए यहाँ पर कि a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, तो 6x दे रखा है, और 6x के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 6x, डैट मीन 6 गुना x के लिए हमने क्या निकाला है, 4/3 निकाल रखा है, तो 4/3 भी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 3 से गया 2 बार में, 2 चौका 8 हो जाएगा। a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 8, तो आपको यहाँ पे 8 घटाना होगा, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा था, 14, ये आपका c के लिए 14, माइनस में a प्लस बी के लिए 8, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 6, c का मान कितना आ जाएगा, फाइनली 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच कीजिएगा कि 6 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बार समझना है तो हल्का सा रिवाइंड कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन को समझिए, समझ में ज़रूर आएगा, और बारीकी से देखिए कि कहाँ कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या क्या कह रहा हूँ, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूँ जो है 380 रुपये में खरीदे हैं, 380 रुपये में खरीदे हैं, उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात जो है 4:3 दे रखा है। देखिएगा, एक जगह चावल है आपका और एक जगह आपका गेहूं है। ठीक है, चावल और गेहूं है। अब यहाँ पे दे रखा है भारों का अनुपात, यानी भार ले देते हैं हम यहाँ पे वेट का जो रेशियो है ये दे रखा है 4:3 का रेशियो, यानी कि अगर चावल 4 किलो होगा तो आपका गेहूं कितना होगा, 3 kg होगा, ऐसा दे रखा है। आगे बोला कि एक समान मात्रा के चावल और गेहूं का मूल्य का अनुपात, यानी कि यहाँ पर मूल्य दे रखा है, मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 5,
तो यहाँ पे 6, यानी ऐसे कह रहा है कि अगर 1 किलो चावल लेते हो तो आपको 5 रुपया, और 1 किलो गेहूँ लोगे तो आपको 6 रुपया देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपसे पूछा है कि चावल की कीमत कितनी है, लेकिन इसके लिए भी बोल रखा है कि चावल और गेहूँ जो खरीदा है इतना में, इसको लगा कितना 380 रुपये लगा है, दिख रहा है ना यहाँ तक, 380 रुपये खर्च किया है इतना के लिए। आप बताइए कि अगर 4 किलो चावल है और रेट दे रखा है, मूल्य दे रखा है 5 रुपये के हिसाब से, तो 4 किलो चावल का दाम 5 रुपये के हिसाब से कितना होगा 20 रुपये। और यहाँ पे दे रखा है 3 किलो गेहूँ और 6 रुपये वजन है इसका, 6 रुपये मूल्य है, तो 6×3 18 रुपया, 18 रुपया ये हो जाएगा। कुल मिला के कितना होगा, कुल मिला के देखिएगा तो ये आपका 38 के रेशियो में आ गया। ठीक है, यानी कि जो टोटल वैल्यू है, दाम जो लगा है, पैसा जो लगा है खरीदने में, वो आपका 20:18 है। चाहो तो इसको काट के छोट भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करो, लाइकली आपका कट जाएगा। तो आपको क्या निकालना है कि 380 रुपया में 20 और 18 को जोड़ दीजिए, 38 आएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा आपका। 38 से 38 खत्म, 10 बार में जाएगा। 10 बार में जाने का मतलब कि इसमें भी 10 से गुना करोगे, यहाँ पे 10 से गुना कर दो, यहाँ भी 10 से गुना कर दो, तो आपका 200 रुपये का हो जाएगा चावल, जबकि 180 रुपये का होगा गेहूँ। ठीक है, 200 रुपये का चावल, 180 रुपये का गेहूँ। पूछा क्या चीज़ था, चावल का या फिर गेहूँ का? देखो ज़रा, बोला कि वह चावल कितनी कीमत में ख़रीदा गया होगा। तो चावल का पूछा है, तो चावल 200 रुपये में ख़रीदा गया होगा, 4 केजी चावल। ठीक है, 4 केजी चावल 200 रुपये में। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा देख लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक हीरे के बारे में दे रखा है, गौर से समझिए। ठीक है, देखिए हीरे के एक टुकड़े का जो मूल्य है भार के वर्ग के अनुसार, यानी कि अगर कोई हीरा अगर 10 ग्राम का होगा तो उसका स्क्वायर कर देना, यानी वर्ग करने का मतलब कि स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अगर यानी 10 ग्राम का हीरा है तो उसका जो कीमत होगा 100 होगा। उसी प्रकार अगर 9 ग्राम का होगा तो उसका कीमत कितना होगा 9×9=81, स्क्वायर करके उसका कीमत को निर्धारण किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा है, 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा है, 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। ठीक है, और उसका भार का जो रेशियो बन गया 1:2:3 का रेशियो में है, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए कि कितना रुपए का उसको हानि लगा है, जबकि शुरू में कितना था 5184 रुपये का हीरा था। तो इस बात को समझते हैं। यहाँ पर एक हीरा का ड्राइंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा क्लियर हो। अगर हीरा ख़राब बने तो मुझे मत कहिएगा, मुझे हीरा बनाने आता नहीं है, पता नहीं शायद ऐसे ही बनता हो। ठीक है, इस तरह से हीरा मैंने बना दिया, डायमंड है एक, सुंदर तो बन गया ना। अब इसको 3 भागों में तोड़ दिया गया, इसी हीरो को 3 भागों में तोड़ा गया है, जिसका वेट का रेशियो एक बड़ा सा है, 1:2:3 के अनुपात में। छोटा छोटा हीरा बना देते हैं यहाँ पर हम, समझ लीजिए, घड़ा का ही हीरा समझ लीजिए, ऐसा समझ लिया होगा आपने, ये हीरा है, आपका वेट है इसका। आप एक बात बताइए, जो बड़ा सा हीरा था, बड़ा वाला हीरा, उसका कीमत कितना दे रखा है 5184 ना। इस वाले हीरे का जो मूल्य है, इस वाले हीरे का जो मूल्य है 5184 रुपये है टोटल। कितना रुपये है 5184 रुपये, ये इसका मूल्य है। जबकि ये इसमें ये भी कह रखा है कि जो उसका भार होगा उसका स्क्वायर उसका मूल्य कहलाएगा, जो उसका भार होगा उसका स्क्वायर उसका क्या कहलाएगा, मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पे जो इसका मूल्य है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो इसका भार निकल जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, तो 5184 का अगर आप निकालते हो स्क्वायर रूट तो कितना आएगा आप ही बताइए। ये तो आपको निकालना आना चाहिए कि अगर 5184 का निकालिएगा, लास्ट 2 डिजिट का ले लीजिए, 4 दे रखा है इकाई अंक, तो 2 होगा, 2 दूनी 4 या फिर 8 64 8 हो सकता है। लास्ट में यहाँ पर देखिएगा 51 है, तो किसके स्क्वायर के पास है, तो 7 के स्क्वायर के पास है, यानी दोनों जगह क्या होगा 7 रख लीजिए। अब दोनों में से कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो 7 में 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 7 8 56, 56 तो है नहीं, 56 से छोटा है ये, तो छोटा वाला इसका आंसर होगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा ये आपका 72 निकलेगा। यानी ऐसे कह सकते हो कि जो हीरे का वेट है, हीरे का जो वेट है वो आपका 72 यूनिट है। कितना यूनिट है 72 यूनिट है। ये जो इसका वेट है ये आपका 72 यूनिट का वेट है ये आपका, क्लियर।
और इसके लिए इतना दे रखा है। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि अगर 72 यूनिट पूरा का पूरा वेट आया है, इस वेट में हम लोग 1:2:3 के अनुपात में हीरा को बांटे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा इस 72 के वेट में, तो वेट के अनुसार ही 1, 2, 3 में बांटा गया, तो 3 और 2 5, 5 1 6 से भाग लगाइएगा, कितना आएगा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 12। अगर 12 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 12 में 1 से गुना करोगे 12, यानी 12 यूनिट्स का वेट हो जाएगा। 12 में 2 से गुना करोगे 24, 24 यूनिट इसका वेट हो जाएगा। और 12 में करोगे 3 से तो 36, इसका 36 यूनिट वेट हो जाएगा। अगर वेट इतना है तो इसका मूल्य कितना होगा, यानी प्राइस जो होगा, तो पता है आपको इसके स्क्वायर के ऊपर प्राइस होता है, क्योंकि बोल रखा है कि वर्ग के समानुपाती होता है, जितना भी उसका वेट होगा उसका स्क्वायर करने पर उसका प्राइस निकलेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और 36 का कितना होगा, 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, सबका स्क्वायर है। अब सबको जोड़ दीजिए तो पता चलेगा कि पूरा इस टुकड़ी का कीमत कितना है, हीरे के टुकड़ी का मूल्य कितना है। जुड़िए यहाँ पे, ये आपका 6 4 10 6 16 हासिल गया 1, 9 1 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21 हासिल गया 2, 2 और 2 4, 4 और 5 हो गया आपका 9 1 10, 0 हासिल गया 1 और 1 2, 2016 रुपया ही कीमत हुआ। यानी जब हीरा पूरा पूरी था, यानी टुकड़ी नहीं किया हुआ था, तो 5184 में बिक रहा था। जैसे ही टुकड़ी हुआ तो इसका 1 पार्ट 2 और 3 के अनुपात में बढ़ चुका है, तो उसका मूल्य कितना हो गया 2016 रुपया। ताकि हमें लॉस कितना का हुआ, तो अगर लॉस की बात की जाए, लॉस तो ऊपर था आपका 5184 और यहाँ पे 2016 रुपये का लॉस हुआ। घटा लीजिएगा कितना आएगा 814, ये गया आपका 7, 7 में से गया 6, ये गया 1 और 3, 3168 रुपये का इसको क्या होगा, हानि हो जाएगा इस बिज़नेस में। अगर हीरा पूरा पूरी है तो उसको बेच दीजिए तो ज़्यादा मुनाफा देगा। अगर उसको बांट दीजिए 1:2:3 के अनुपात में, अगर इस तरह से रेशियो में दे रखा है ये आपका, ठीक है, इसका वेट का रेशियो दे रखा था, तो आपको 3168 रुपये का हानि हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा इसको, 3168 रुपये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हीरा वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा था, लेकिन वो बिल्कुल सीधा सा पटा था, इसमें उल्टा करके पूछ दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको मिसलेनियस में रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा कि ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगने अंक मिले। यानी अंग्रेजी विषय और विज्ञान विषय की बात की गई है, तो यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और एक विज्ञान है यानी कि साइंस। ठीक है, साइंस शॉर्ट में लिख देते हैं साइंस। एक गणित का भी बात किया गया है, तो मैथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ। ठीक है, तो ए को, यानी कोई ए है, ए कोई पर्सन है, ए के बारे में कोई किसी का भी नाम दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, ए को छोड़िए। अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगना अंक मिला है। अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगना अंक मिला है, तो आपका 2:1 के अनुपात में मार्क्स इसका वितरण हुआ है, मार्क्स का दे रखा है। आगे पढ़िएगा इसमें, तो विज्ञान और गणित विषयों में उसे कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त हुए हैं। विज्ञान और गणित में इसे कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त हुए हैं, इतना भी इसमें दे रखा है। 180 अंक प्राप्त हुआ है, सिर्फ विज्ञान और गणित की बात की गई है। आगे दे रखा है यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषयों का प्राप्तांक का अनुपात जो है, अंग्रेजी और गणित विषय का जो प्राप्तांक है वो 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा है उसे विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, यानी इसमें कितना अंक प्राप्त हुआ, ऐसा ऐसे पूछ दिया है। ठीक है, समझिए यहाँ पे सबसे पहले तो रेशियो को बराबर कर लीजिए। तो रेशियो को बराबर कीजिएगा, इंग्लिश दोनों में कॉमन है और दोनों में आपका 2-2 ही दे रखा है, तो आपका 2 ही रह जाएगा। इंग्लिश के लिए 1 का 1 और मैथ के लिए 3 का 3। अब बात आती है कि 180 अंक जो मिला है, इस बार तीनों में वितरण नहीं हुआ है, उन तीनों का नहीं दे रखा है, सिर्फ 2 ही का दे रखा है। तो 2 का दे रखा है, तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हो तो 180 में किससे डिवाइड लगाओगे, सिर्फ इन दोनों के लिए दे रखा है, ठीक है, साइंस और मैथ के लिए। तो साइंस और मैथ के लिए कितना रेशियो आया, 1 और 3, यानी टोटल मिला के 4 आया। 4 से डिवाइड लाइएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, इसका 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। पूछा क्या है हमसे साइंस के लिए, तो साइंस का यूनिट क्या है 1 है, तो 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब तो ऑलरेडी 45 ही है, तो इसमें गुणा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, सीधा सीधी 45 इसका आंसर होगा। 45 अंक उससे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा।
ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, गौर से पढ़िए फिर से। सॉरी, अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी विज्ञान गणित में दे रखा था। तीनों को जो अंक है आपका, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैंने सिर्फ 2 में ले लिया है, ये तीनों में बांटा गया था। अंग्रेजी, साइंस और आपका मैथ जो है 180 में बांटा गया है। ठीक है, तो 180 का मतलब कि तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 कीजिएगा तो कैंसिल होकर आपका 30 आ जाएगा। और 30 आने का मतलब कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो 30 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 30 आएगा। और अब ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा बस मिस्टेक और आंसर में चेंजिंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला क्या कि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में, x-1 व्यक्ति द्वारा, x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 डेज में, यानी कि ये व्यक्ति का, ये आपका दिन है, में किया गया काम x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात जो है 9:10 दे रखा है। अनुपात की बात की गई तो यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए। दूसरा क्या काम बोला है कि x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिन में, और काम करने का रेशियो याद रखा है 9:10, यानी 9/10 हम लोग लगा सकते हैं। पूछा है x का मान बताइए, बिल्कुल सिंपल सा समीकरण बन गया। x-1 से x-1 कर दीजिए और चेक कीजिए कि x+1 बटा में x+2 दे रखा है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या रखिएगा तो 9 और 10 आ जाएगा। तो आप कहिएगा, ऑप्शन से भी आप चाहो तो मैच कर सकते हो कि अगर x के जगह पे अगर आपने 8 प्लेस कर दिया तो 8 है 1 9, यहाँ भी आपको 8 ही रखना पड़ेगा। तो 8 है तो 10, यानी दोनों वेरिएबल सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा, और इसका आंसर भी 8 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप क्रॉस गुना कर सकते हो। यहाँ पे 10x + 10, 9x + 18 प्लस माइनस करके आपको 18 में से 10 कटेगा, 8 ही आएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। मैच क्या करना है, 8 तो होगा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है संख्या XYZ 2,3,5 के अनुपात में, यानी कि x संख्या है, y संख्या और z संख्या है। ये आपका 2:3:4 है ना, 5 सॉरी 2, 3, 5 के अनुपात में दे रखा है। यहाँ पे रेशियो लगा लीजिए। ठीक है, आगे पढ़िएगा कि XYZ का जो योगफल है आपका 80, इन तीनों को जोड़ने पर 80 आता है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो क्या करोगे? 80 में तीनों को जोड़ के डिवाइड लगाओगे तो 5, 3, 8, 2, 10, 10 से डिवाइड लगेगा, कट के कितना आएगा 8। अगर एक का वैल्यू 8 आ गया तो आपसे क्या पूछा है? समीकरण के बारे में कुछ पूछ रखा है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू अगर 8 आया है तो यहाँ पे देखिए इसका कितना होगा? 8 दूनी का 16 हो जाएगा x, इसमें कितना होगा? 8 3 का 24 हो जाएगा, और इसमें कितना होगा? 8 25 40 हो जाएगा। यानी कि x का मान 16, y का मान 24 और z का मान कितना हो गया? 40। आपसे पूछा है कि z इक्वल टू, कोई इक्वेशन दे रखा है ऐसे कि z इक्वल टू ax माइनस में 8, ax माइनस 8 दे रखा है। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, a का मान निकालना है। बताइए यहाँ पे z का मान तो दे ही रखा है ना आपका, 40 आ गया था मेरा। a का पता है नहीं पता है, a को निकालना ही है। तो a गुना x का मान 16 है, 16 माइनस में 8। ठीक है, ये इधर आएगा तो 40 में 8 जुटेगा 48 हो जाएगा, और a गुने 16 रहेगा। ये 16 3 48 जाएगा। a का मान कितना आ गया? 3। a का वैल्यू क्या आ गया? 3। 3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरप तरप के इस दिल से, सॉरी गाना नहीं गाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ठीक है, तरफ पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि PQR, P है, Q है और यहाँ पे एक R है, इसका अनुपात दे रखा है 1:2:4, 1:2:4 के रूप में दे रखा है। तो पूछा है क्या भाई कि ये रूट के अंडर में क्या है? 5P² प्लस में Q² और प्लस में R² जो है किसके बराबर होगा, ऐसा आपसे पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए आप, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि x के जगह पे आप x से गुना कर दीजिएगा। तो 1 में x से गुना कीजिएगा, x आएगा। यहाँ पर भी x लगा दीजिए, यहाँ पर भी x लगा दीजिए। अब p के लिए कितना हो जाएगा? x, q के लिए कितना हो जाएगा? 2x, और r के लिए कितना हो जाएगा? 4x।
इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे प्लेस कर लो और उसका रूट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 है, p के लिए अगर x है तो x का स्क्वायर, तो एन p का स्क्वायर तो x का स्क्वायर करोगे तो 5x स्क्वायर, प्लस में q के लिए कितना है 2x है तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और r के लिए क्या है 4x है तो 4 का कितना होगा 400 का 16x स्क्वायर। ठीक है, सभी में स्क्वायर कर दिया हमने, सबको जोड़िएगा तो 16 4 20 5 25 कितना आ गया 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर का कितना होगा रूट, ये आपका 5x हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो ये तो नहीं दे रखा होगा ना x, ऑप्शन में क्या दे रखा होगा कि x के लिए क्या है, अगर p के लिए x मानो तो x के लिए वापस p कर दो तो 5p कर दो। ऑप्शन में आपको यही दे रखा होगा। ठीक, ऑप्शन में क्या होगा, यही दे रखा होगा 5p। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन तो आपको मैच हो गया होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इसका करने का और भी तरीके हैं, लेकिन वो सब आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब तक आप लोग नहीं कर पाइए, तब तक बेसिक तरीका ही सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि दो तत्वों P तथा Q उनके आयतन के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, एक तो आयतन के आधार पर बांट रखा है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, एक आपका P है और एक आपका Q है। आयतन के अनुसार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्या क्या, कि 5:8 दे रखा है, 5:8 दे रखा है, अथवा उनके भार के आधार पर, अगर भार के आधार पर देखा जाए तो आयतन के आधार पे तो 5:8 दे रखा है, अगर वेट के अनुसार देखा जाए, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, और ये आपका वेट हुआ, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, भार के अनुसार दे रखा है कितना 4:5 के अनुपात में दे रखा है, इतना बात दे रखा है। तो पूछा है क्या कि मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात बताइए। यानी जब समान मिश्रण जब तैयार होगा तो उसमें समान आयतन रखेगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो आपका इक्वल वॉल्यूम है, समान आयतन है। ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि 1:1 में हो, या फिर 20:20 में हो, या फिर 40:40 में हो, तभी हम लोग उसको बोलेंगे समान। जब ऐसा कुछ होगा तो उसके भार में क्या डिफरेंस आएगा, यानी भार का रेशियो क्या हो जाएगा, वही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे बात समझते हैं कि जब आयतन 5 है तो उसका वेट कितना है 4। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए कि आयतन और भार होता क्या है। आयतन का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई टब है या फिर जग है, ये आपका आयतन कहलाया जाएगा कि उसमें जितना भी आप कुछ मटेरियल डालते हो, जितना उसमें स्पेस है, वो आपका आयतन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर इसमें हमने कुछ ने वाटर डाल दिया, ठीक है, कभी वाटर डाल दिया तो इसका वेट कुछ और होगा, कभी इसमें हमने कुछ स्टोन्स डाल दिए तब इसका वेट कुछ और हो जाएगा, कभी आइस इसमें डाल दिया तो इसका वेट कुछ और हो जाएगा, बशर्ते कि उसमें जो उसका वॉल्यूम है वो तो आपका फिक्स है। तो वही बात इसमें समझाया गया कि अगर आयतन 5 है तो किसी मिश्रण का भार जो होगा 4 होगा। ठीक है, आयतन 5 तो ये आपका 4। Q का क्या होगा, Q मिश्रण का, यानी Q कोई एलिमेंट होगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे जब आयतन उसका 8 है तो उसका भार क्या होता है 5 होता है, थोड़ा सा हल्का होगा। हमें बताना है कि इन दोनों को बराबर करने का। तो एक तरीका तो ये है कि अगर ये 5 है तो ये 4 होता है, तो जिस रेशियो से इसको बढ़ाएंगे तो उस रेशियो से ये भी भागेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे ये भी हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, P और Q का जो आयतन है वो आपका इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रिक से बना देते हैं, बहुत ही आसान तरीका रहेगा आपके लिए। समझिएगा क्या कि सबसे पहले हम ये बोल रखा है कि उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर रेशियो अगर आप इक्वल करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। यानी कि 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 8 से गुना करना पड़ेगा, है ना। जब यहाँ पे 8 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 40-40 हो जाएगा ना, है ना, 40-40 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर 5 आयतन था तो उसका भार 4 था, 5 आयतन था तो उसका भार 4 था, तो आयतन में अगर 8 गुना बढ़ोतरी कर दोगे तो भार में भी क्या होगा, 8 गुना का बढ़ोतरी हो जाएगा, तो इसमें भी आपको 8 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार Q के लिए क्या होगा कि अगर Q में 5 से गुना किए हो, उसके आयतन में 5 गुना बढ़ाए हो, आयतन उसका साइज़ बड़ा किए हो बकेट का, तो उसके भार में भी क्या होगा, 5 गुना का इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसको गुना कर दीजिए बस। आपसे यही पूछा है कि अगर आयतन को अगर इक्वल कर दिया जाए तो भार का रेशियो क्या होगा, तो 8 का 8 चुका 32 अनुपात 5 पचे 25, यही आपका आएगा 32 अनुपात 25। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बशर्ते कि इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, तो 32 अनुपात 25 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चाहो तो इसको 1 यूनिट पर भी मान के बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा और तरीका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा कि 960 रुपये के लाभ में, यानी कि किसी चीज़ का प्रॉफिट होता है जिसमें 960 रुपये हैं, ए तथा बी में जो है 1:3 और 1:5 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कि 1/3 बोलना था मुझे। ए है और बी है, इन दोनों का जो रेशियो का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट है, ये दे रखा है कितना, 1/3 और 1/5 के अनुपात में दे रखा है। 1/3 और 1/5 के अनुपात में दे रखा है। उनके लाभों का अंतर बता दीजिए, यानी डिफरेंस ऑफ हिज प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लीजिए। सिंपल फॉर्म में तोड़ने का मतलब 5 आपका इधर आएगा, 5 और ये चला जाएगा इधर 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट। ठीक है। अब एक चीज़ में बताइएगा, लाभ को कितना रुपया बांटा गया था, 960 रुपये में बांटा गया। तो अगर 960 रुपया दे रखा था लाभ, इसमें अगर आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा आपको, तो क्या करिएगा, इन दोनों को सम करके इसमें डिवाइड लगाइएगा। तो 5 और 3 8 से डिवाइड लगेगा, 12 × 96, एक जो चिपक जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 120। अगर 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 120, आपसे यही पूछा इसका डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 यूनिट। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 120 है 1 के लिए, तो 2 यूनिट के लिए हो जाएगा 240 रुपया। ठीक है, 240 रुपया आएगा इसका आंसर। पढ़िए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। ठीक है, 2 स्टेशन है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे प्रथम श्रेणी और फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट क्लास, और ये आपका सेकेंड क्लास का है। तो इसमें आपसे ये कहा है ना कि किरायों का अनुपात, यानी कि इसका जो रेंट है, यानी चार्ज है, लिखता हूँ मैं किराया ही लिखता हूँ यहाँ पे, किराए का जो रेशियो है ये दे रखा है आपको 3:1 के अनुपात में। 3:1 के अनुपात में दे रखा है आपको, इतनी सी बात दे रखा है। आगे दे रखा है कि उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है, यानी यहाँ पे जो संख्या का अनुपात है, यानी यात्रियों की पैसेंजर का जो है वो दे रखा है कितना, कि 1:50 प्रथम और द्वितीय, ये आपका दे रखा है 50। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्लास का किराया अगर 3 रुपये है तो उसमें 1 पैसेंजर ही जाता है, जबकि सेकंड क्लास का किराया अगर 1 रुपये है तो उसमें 50 पैसेंजर जाता है। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, जो दे रखा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के कुल किराया जो है 1325 रुपये आता हो, कितना आता हो, 1325 रुपया पूरा किराया कलेक्शन होता है। तो हमसे पूछा है द्वितीय श्रेणी के यात्रियों कितना रेल किराया प्राप्त होता है, यानी द्वितीय श्रेणी से, यानी इस वाले पोर्शन से कितना रेल किराया आपके हाथ में आया वो बता दीजिए। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि किराया 3 रुपये है, किराया कितना है 3 रुपये, और पैसेंजर एक ही है, पैसेंजर एक ही है, तो कुल मिला के आपको किराया कितना कलेक्शन होगा, मात्र 3 रुपये का। यहाँ पे देखिएगा कि अगर किराया 1 रुपया है, किराया क्या है 1 रुपया है, और पैसेंजर जो है आपका 50 है, तो 50 रुपया है, संख्या 50 है, किराया 1 रुपया है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 रुपये इससे आएगा कलेक्शन। तो अगर 5325 रुपया में अगर 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से कलेक्शन आया 1325, दोनों को जोड़ दीजिए 53 से इसमें भाग लगाइए, कितना आएगा, देखिए तो कितना से कटेगा, 25 से, क्या 25 से कटेगा, काट दीजिए 25 से, 25 बार में जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 25 हो गया। द्वितीय श्रेणी के बारे में पूछा था, यानी 50 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 से गुना कीजिएगा, 25 25 125 और 100 चिपका दीजिए, यानी कि 1250 रुपया द्वितीय श्रेणी से आपको किराया कलेक्शन होगा। ऑप्शन मैच करते चलिएगा। ऑप्शन में दे रखा है कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम है, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखा है।
वातानुकूलित लिख रखा है, इसका मतलब AC होता है। ठीक है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसके बारे में। बोला है कि वातानुकूलित शयन श्रेणी, मतलब कि AC का जो कोटा है AC वाला, और एक साधारण यानी कि जनरल कोटा। तो एक लिखते हैं हम लोग यहाँ पर वातानुकूलित यानी कि शॉर्ट में इसको लिखता है AC, और एक आपका सामान्य है यानी कि जनरल जिसमें हम लोग लटक लटक के जाते हैं। ठीक है, साधारण शयन का रेलवे किराया जो है, इन दोनों का जो किराया का रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4:1, यानी कि AC में ट्रैवल कीजिएगा आपको 4 रुपये देना पड़ेगा, जनरल में ट्रैवल कीजिएगा तो 1 रुपये देना पड़ेगा। इन जनरल से 4 गुना दाम है AC वाले का। वातानुकूलित यानी कि AC शयन में साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दे रखा है, यानी कि दोनों में जो संख्या यानी कि यात्री करते हैं पैसेंजर्स, AC वाले में करते हैं 3 और जनरल में करते हैं 25 ऐसा कहा गया है। तो बोला कुल किराया जो है आपको 37,000 रुपये कलेक्शन होता है। तो AC वाले यात्रियों के लिए किराया कितना भुगतान किया, यानी ये जो AC में ट्रैवल कर रहा था इसने कितना किराया दिया, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था कि किराया 4 रुपये और 3 आदमी बैठ रहे हैं तो कुल किराया कितना कलेक्शन होगा, 12 रुपये। अगर किराया 1 रुपये है और संख्या कितनी है, 25 पैसेंजर्स है, तो आपका आएगा 25। दोनों को जोड़िएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलने के लिए इसमें भाग देना पड़ेगा, 37 से डिवाइड लगा दीजिए, 37 से 37 जाएगा, 1000 आएगा। AC के पूछा है, AC वाला में 1000 से गुना कर दीजिए, 12,000 रुपये आएगा कलेक्शन। ठीक है, AC से कितना कलेक्शन आ गया, 12,000 रुपये कलेक्शन आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, पढ़िएगा कि श्री गुप्ता और श्रीमती, गुप्ता जी की श्रीमती यानी गुप्ताइन होंगी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता, यानी कि गुप्ता और गुप्ता की मैडम जी हैं, यानी कि मिस्टर गुप्ता लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मिसेज गुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, देखिएगा। तो 7:8 के अनुपात में वजन है, बात को समझिएगा, 7:8 बोला है, यानी कि मिस्टर गुप्ता अगर 7 kg के होंगे तो इनकी मैडम जी जो है 1 kg इनसे हेवी वेट है, यानी कि 8 के रेशियो में इनका दे रखा है। उनका कुल वजन कितना है, 120 है। कुल वजन जो है यानी टोटल वेट जो है इनका, टोटल वेट जो है 120 kg के हैं दोनों मिलके। ठीक है, अगर 120 kg के हैं तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 120 में कितना से डिवाइड लगाओगे, तो इन दोनों को ही वेट दे रखा है तो 8 7 15 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, 15 8 20 से, यानी कि 8 आएगा। अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हो, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 8 7 56 kg के हो जाएंगे मिस्टर गुप्ता। ठीक है, और ये आपका 8 8 64 kg के हो जाएंगी मिसेज गुप्ता, यानी कि मैडम जी का वेट थोड़ा सा भारी है। आगे दे रखा है इसमें क्या कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन क्या होता है, 6 kg कम जाता है। यानी कि डाइटिंग जब स्टार्ट हुआ, डाइटिंग स्टार्ट करने की वजह से 6 kg इनका वजन कम जाता है, तो वजन कितना हो जाएगा, 50 kg, है कि नहीं। अगर डाइटिंग कर रहे हो, खाना में कुछ कमी कर रहे हो या फिर जो भी अपना लेते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसके कारण से 6 kg कम जाता है तो 50 हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, उनके वजन का जो रेशियो होता है वो आपका 5:6 के अनुपात में बढ़ जाता है, 5:6 के अनुपात में बढ़ता है। श्री गुप्ता के वजन कितना घटा, श्रीमती गुप्ता की, ठीक है, यानी मैडम जी का वजन कितना घटा ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 5 का मतलब 50 है तो 10 गुना दे रखा है, तो 6 का मतलब कितना होगा, 10 गुना 60 होगा। 64 किलो की थी, इस रेशियो के हिसाब से 60 किलो की रह जाएंगी। इसका मतलब कि इसमें 4 किलो कमा है, 4 किलो क्या होगा, कमा होगा, तो यही इसका वेट कमा। ठीक है, यानी कि मिसेज गुप्ता जो होंगी, मिसेज गुप्ता वो 4 किलो हल्की हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगी, 4 किलो हल्की हो जाएंगी थोड़ी सी। अब बस यही सा हमारा तो क्वेश्चन था, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका, 4 kg हल्की हो जाएंगी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, सारे के सारे नहीं, एक कलेक्शन बोल सकते हैं, इतने टाइप के पूरे कंप्लीट हो गए। अप्रोक्स 200 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किए हैं अभी तक। अब जो नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क, जो कि कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
इसमें भी 200 के आसपास क्वेश्चन हम करवाएंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इरिटेटिंग क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं कल से, बाय बाय। ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा और रेलवे का भी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो गया होगा आज शाम से ही 3 बजे, कल शाम से। बाय बाय, टाटा, सी यू।